नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जी हाँ दोस्तों, न्यूज सामने आ रही है कि इंडिया और फ्रांस मिलके यूक्रेन वॉर के लिए सोल्यूशन ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, ये न्यूज ब्रेक किया है फ्रांस की एक बहुत ही पुरानी पत्रिका है 1944 से करीबन। इसमें अगर आप देखें तो इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं जो पहली पब्लिकेशन हुई है। तो लिमोंड ने ये न्यूज शेयर किया है कि मैक्रों और मोदी दोनों ने ही रशिया यूक्रेन वॉर के सोल्यूशन पर नोट्स एक्सचेंज किए हैं। और डिटेल में अगर आप पढ़ें तो यहां पे पता चल रहा है कि दोनों ही देश अब प्रयास करेंगे कि एक नया कैसे इस जंग को खत्म करना है, उसके लिए एक नए प्रकार का सोल्यूशन बनाने वाले हैं। ये सोल्यूशन बिल्कुल अलग होगा वो सारे प्रस्ताव से जो अब तक यूक्रेन ने रखा है या फिर जो चाइना ने रखा है या जो अभी की बात करें तो अफ्रीकन नेशंस ने रखा था। तो दोस्तों, यहां से आपको मैं एक एसर्शन यानी कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ देख के मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे रशियन ऑयल अब इंडिया के लिए किफायती नहीं रहा, तो अब हम वॉर के सोल्यूशन की तरफ जाना भी चाह रहे हैं। अब तक तो हम इस पर बात भी नहीं कर रहे थे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों? न्यूज तो बस इतनी है, लेकिन इसके नीचे की एनालिसिस क्यों मुझे ये न्यूज आपके साथ शेयर करने के लिए मजबूर कर रही है, आइए मैं आपको वो एनालिसिस बताता हूं। दोस्तों, अगर हम सतही ज्ञान छोड़ दें, अगर हम एनालिसिस की ओर जाएं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक टाइम था जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। इंडिया की बात करें तो डिस्काउंटेड रशियन क्रूड से इंडियन रिफाइनर्स को 7 बिलियन का फायदा हुआ, कम से कम। ये नंबर्स और भी बड़े हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप जैसे मार्केट को इंडिया वहां पे टॉप फ्यूल सप्लायर बन के उभरा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट में बार देख रहे हैं ये बता रहा है कि इंडिया का कितना ज्यादा यहां पे एक्सपोर्ट रहा है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से ज्यादा फ्यूल हमने यूरोप को एक्सपोर्ट किया, यानी नए फॉरेन मार्केट्स भी हमको मिल गए। इससे क्या पता चल रहा है? पहली बात ये पता चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर से हमें तो खास नुकसान हुआ नहीं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल फायदे की तरफ ही हमारी बात हुई पूरे इस जंग में। अब की बात करते हैं, अब क्या हो रहा है दोस्तों? इस बीच में हमने रशिया को जो ऑयल बेचा उसमें हमने काफी रुपी बेस ट्रेड किया और नतीजे में क्या हुआ? रशिया बोलने लग गया कि भाई देखो, हमारे पास बिलियन ऑफ रुपीज बकाया है, इसका करे तो करे क्या, हम यूज नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडियन रिफाइनर्स को भी कह दिया उसने कि अब हम रुपीज लेना बंद करेंगे। मजबूरन इंडियन रिफाइनर्स ने युआन में पेमेंट शुरू कर दिया। साथ साथ क्या हुआ? रशिया ने यह भी कह दिया कि अब इंडिया को हम डिस्काउंट खास नहीं देने वाले। जो डिस्काउंट दे रहे थे 25 से 35 डॉलर पर बैरल का, वो कम होकर $4 पर बैरल पर आ चुका। साथ ही साथ अगर आप देखें, एक न्यूज और भी जानिए, रशिया की जो यूराल क्रूड थी वो $60 पर बैरल के थ्रेशोल्ड को सरपास कर चुकी है। यानी कि अब उससे तेल लेना मतलब झंझट को सर बुलाना। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है ना दोस्तों, जैसे आप $60 पर बैरल के थ्रेशोल्ड से ऊपर में तेल खरीद रहे हैं तो आप पे सैंक्शंस का खतरा मंडराता है। शिपिंग लाइंस जो सर्विस उसको मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है, सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी बड़ी चैलेंजेस आपको पे सामने आएंगी। ऐसी भी न्यूज आ रही है, गतिक जो ये पूरा ऑयल ट्रेड कर रही थी इंडिया के लिए, वो भी कहीं ना कहीं गायब होती हुई दिख रही है। ऐसे भी कुछ न्यूज आ रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इससे क्या ये बात पता चल रही है कि अब इंडिया के लिए रशियन ऑयल किफायती नहीं रहा। दूसरी तरफ आप और न्यूज देखिए, यूएई। हमने क्या किया कि यूएई को कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, आप बदले में दिरहम में उनको हम यूएई को पे करेंगे और दिरहम को वो अलग करेंसी में कन्वर्ट करके रशिया तक पहुंचता था। वो कॉन्ड्यूट भी बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? यूएई मजबूर है, उसके ऊपर उसे एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और वेस्ट ने काफी दबाव डाला कि आप रशियन सैंक्शंस को कहीं ना कहीं आप कमजोर कर रहे हैं अपने इन सारे तरीकों से। और एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से अब जब यूएई ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, कहा कि ठीक है वेस्ट की बात मैं मानूंगा, तो यूएस एंड ईयू अलाइज भी कह रहे हैं कि चलो यूएई को अब वापस ले आओ। यानी कि इससे एक बात तो पता चल रही है कि दिरहम वाला अब ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए तो वो ऑप्शन यूएई ने खोल दिया। मे बी वेस्ट के प्रेशर में किया या इंडिया के लिए किया, ये तो मुझे लगता है जैसा इंडिया और यूएई के रिश्ते ऐसे हैं इस वजह से हुआ क्योंकि इंडिया एक मार्केट है। देखिए, रिश्ते तो यहाँ इमोशंस तो कुछ होते नहीं है, जियोपॉलिटिक्स मतलब इंटरेस्ट। यूएई आज से 10 साल बाद देख रहा है, तब इंडिया ही रहेगा सबसे डोमिनेंट प्लेयर। ऑलरेडी ऐसा कहा जा रहा है 2030 में इंडिया चाइना को भी सरपास कर जाएगा ऑयल कंजम्पशन में। तो उसमें अगर आप देखें तो इंडिया और यूएई ऑलरेडी, कल की ही न्यूज है, मैंने बहुत डिटेल में आपसे चर्चा की है कि रुपी दिरहम का ट्रेड होने वाला है। ऑयल खरीदेंगे, डॉलर में पेमेंट भी नहीं करना है, रुपी में पेमेंट करना है। रुपी दिरहम का एक्सचेंज होगा, जो सरप्लस पैसे होंगे वो अगेन इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा, या फिर हो सकता है कि इंडिया के ही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन सब में वो इन्वेस्ट हो जाएगा।
इन शॉर्ट रुपी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म के भी रास्ते हमने खोल लिए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो रशियन ऑयल पर हमारी निर्भरता भी कम हो गई। तो ये एनालिसिस क्या सही है? आपको क्या लगता है, क्या ये कहना सही होगा कि अब जब रशियन ऑयल की किफायती नहीं रहा, भारत के लिए खास फायदेमंद नहीं रहा, तो अब इंडिया भी यूक्रेन वॉर के सोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है? अब दोस्तों मैं कह रहा हूं इंडिया स्मार्ट प्ले कर रहा है। क्यों इंडिया इसलिए यहां पे स्मार्ट प्ले कर रहा है? क्योंकि ये ऐसा इंडिया ने कुछ अप्रोच रखा है एज पर लिमोंड, जिससे हमें ये लग रहा है कि इंडिया बस लिप सर्विस दे रहा है। क्यों? इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि देखिए भाई, हम मीडिएटर का रोल नहीं प्ले करने वाले, तो फिर कैसे सोल्यूशन निकलेगा? यानी कि इंडिया ने कह दिया कि हाँ, आप भी चाहते हैं जंग खत्म हो, हम भी चाहते हैं जंग खत्म हो, डिप्लोमेटिक मीन्स से हो, हम दोनों यही चाहते हैं, और लेकिन हम मीडिएटर नहीं बनेंगे। यानी कि एक लिप सर्विस हमने यहां पर ऑफर कर दिया है वेस्ट को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं क्यों, इसके पीछे की क्या कहानी है, एनालिसिस समझ गए हैं, तो अब देख लेते हैं न्यूज क्या है एग्जैक्टली। न्यूज की बात करें दोस्तों तो लिमोंड में ये न्यूज आया है, फ्रांस की बहुत बड़ी अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है वहां का। तो उसके अनुसार इंडिया और फ्रांस एक पीस प्लान डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के लिए एक सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। इसके सिवा ये भी साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो पीस प्लान है ये बिल्कुल अलग होने वाला है वो सारे पीस प्लान से जो अब तक आए हैं। इसी के साथ साथ आपको कह देता हूं, अब तक जो पीस प्लान आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ चाइना ने एक पीस प्लान दिया था, अफ्रीकन कंट्रीज ने एक पीस प्लान दिया था, इसके सिवा यूक्रेन भी एक यूनिलैटरल पीस प्लान लेकर के आया था G20 बाली समिट में। तो वो सब क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे क्या इंडिया को मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। तो पहले एक बार जान लेते हैं, पर उससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा आज आखिरी दिन है, क्योंकि उड़ान बैच अगर आप देखें तो बस एक दिन बच रहा है, 17 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे दोस्तों 7,999 रुपए में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, लाइव आंसर राइटिंग मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज यानी कंप्लीट कवरेज होने वाला है, मेंस मेंटरशिप होगी, टॉपर्स क्लासेस होंगे, और प्लान्ड शेड्यूल है जिसके मुताबिक हम पढ़ाएंगे। दोस्तों टाइम बाउंड मैनर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके सिवा दोस्तों उड़ान और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, वो भी बस स्टार्ट होने वाला है, तो अब जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। 15 जुलाई से ऑलरेडी अगर आप देखें तो अब अगस्त में उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस कॉम्बो में अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल हम कवर करा रहे हैं। आपको 14,999 रुपए में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल भी मिलेगा, साथ साथ 40 टेस्ट पेपर प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए मेंस के मिलेंगे, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा, क्लासेस फ्रॉम टॉपर्स भी मिलेगा। जल्दी से जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोल कर लें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं अनअकैडमी का भरोसा है, अनअकैडमी मतलब ट्रस्ट, तो अनअकैडमी के द्वारा ही ये कोर्स लाया गया है, तो आप निश्चिंत होकर हमसे जुड़ सकते हैं, आप भी इन टॉपर्स में से अगले टॉपर्स जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, ईयू ने ऑलरेडी एक पीस फॉर्मूला बैक किया था जो जेलेंस्की लेकर के आए थे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, फ्रांस अगर कह रहा है इंडिया के साथ मिलकर पीस प्लान बना रहा है, कुछ अलग है, तो ये पीस प्लान की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही। दोस्तों यहाँ पे आपको बस ऊपर ऊपर से बता देता हूं, आप चाहे तो ये 10 पॉइंट पढ़ सकते हैं। ये जो पीस प्लान था, क्योंकि जेलेंस्की लेके आए थे, तो ये टोटली अगर आप देखें तो उन्हीं की शर्तों को रख दिया गया था, जिसमें कुछ अजीब अजीब सी बातें थी कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वापस से रिस्टोर की जाए, यानी कि जो डॉनबास का रीजन है वो रशिया वापस दे दे यूक्रेन को, क्राइमिया भी वापस दे दे। तो ये तो होने से रहा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसा पीस प्लान इज नॉट प्रैक्टिकल। दूसरी तरफ रिस्टोरेशन ऑफ जस्टिस की बात की गई थी, यानी कि वॉर क्राइम्स के लिए भी पुतिन को ट्राई किया जाए, इसमें भी ट्रायल हो। तो ये भी सिंपली दिस इज, ये टोटली वन साइडेड है, और ये तो एक्सेप्ट होने से रहा। भले इसको जोसेफ बोरेल ने, ईयू ने कह दिया हो कि हाँ ये और बढ़िया पीस प्लान है, हम भी इसको बैक करते हैं, पर ये दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं था, ये बस और बस एक प्रेशर टैक्टिक था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ अलग सा पीस प्लान होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात इंडिया ने साफ साफ कह दी है कि हम मीडिएटर तो नहीं बनने वाले। अब सवाल उठता है, इंडिया मीडिएटर का रोल तो प्ले कर सकता है क्योंकि न्यूट्रल पार्टी है, फिर वो वेस्ट हो रशिया हो, दोनों से हमारे संबंध बड़े मधुर रहे हैं। इस जंग में भी हमने बीच बीच में इंटरवेंशन किया है, फिर वो ग्रेन कॉरिडोर के लिए हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां तक ग्रेन पहुंचाना है, उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर दें जिसमें जो जहाज यूक्रेन से ग्रेन लेके जा रहे हैं उनको नष्ट ना किया जाए, वो बात अलग है। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो ग्रेन गरीब देशों तक नहीं पहुंचे, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन तक वो नहीं पहुंच रहा है, इंस्टेड बाकी देशों में वो ग्रेन डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ज़ैपोरिजिया में भी जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें भी हमने एक बार इंटरवीन किया है। तो दोनों ही पार्टीज हमारी बात कुछ हद तक मानती हैं, वेस्ट भी मानता है, रशिया भी मानता है, दोनों हमें रिस्पेक्ट भी करते हैं।
इसके सिवा इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। आप देख सकते हैं मेक्सिको ने सजेस्ट किया था कि पीएम ऑफ इंडिया, पोप फ्रांसिस और यूएन सेक्रेटरी जनरल, यही 3 लोग हैं जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में मीडिएट कर सकते हैं। तो इंडिया के क्रेडेंशियल्स भी बड़े मजबूत हैं और गुड रिलेशंस भी है। इसके सिवा हमारा जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन भी है, हम भी ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे अगर ग्लोबल प्लेयर बनना है तो इस प्रकार की सबसे बड़ी ग्लोबल समस्या को हम सॉल्व करें। तो ये तो हुआ दोस्तों सिक्के का एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू भी तो है दोस्तों। चैलेंज क्या है मीडिएटर बनने में? देखिए, सबसे पहले तो मल्टीपल इंटरेस्ट को आपको बैलेंस करना है। एक तरफ ईयू यूएसए है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन। रशिया यूक्रेन को आप बैलेंस करेंगे, यूक्रेन को ईयू और यूएसए सपोर्ट कर रहे हैं। ईयू और यूएसए के सपोर्ट में भी आपस में फिजर है। एक टाइम था जब कहा जा रहा था कि यूक्रेन और रशिया में ऑलरेडी लगभग मोर और लेस पीस नेगोशिएट हो गया था। अचानक से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की बातें भी हुई हैं पास्ट में कि जब पीस को, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो इसको बैलेंस करना बड़ा कठिन है। दूसरी तरफ रिस्क भी है, हम एंड बिना कुछ ना लेना ना देना बेकार में हम जियोपर्डाइज कर देंगे अपने जो रिश्ते हैं वेस्ट के साथ या फिर जो रशिया के साथ। साथ साथ अगर आप देखें तो इन सभी के रिश्तों को भी हम कहीं ना कहीं जियोपर्डाइज कर सकते हैं। एक बोलेगा कि आप उसका साइड ज्यादा ले रहे हो, दूसरा बोलेगा आप इसका साइड ज्यादा ले रहे हो। एक कहीं ना कहीं नाम भी खराब हो सकता है कि एंड ऑफ द डे हम गए और दोनों ही पार्टी बोले कि हम नहीं मानते, जाओ। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नाम है, ग्लोबल स्टैंडिंग है, वो भी खराब कर सकती है। और दूसरा, नथिंग मच टू गेन। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें, जाहिर सी बात है, जंग हो रही है, मीट ग्राइंडर कहा जा रहा है कुछ इलाकों में जहां पे लड़ाई हो रही है, इस प्रकार से लोग मर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखें तो मतलब पीड़ा लोगों को देता है, लोगों के मन में, जो कि सही बात है, लोगों को बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो ह्यूमन लाइफ इज एट स्टेक। पर दोस्तों यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिक्स इमोशन से नहीं चलती, जियोपॉलिटिक्स प्रैग्मेटिज्म पे चलती है। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारे पास नथिंग टू लूज है। रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, इस वक्त तो हमने सिर्फ और सिर्फ मुनाफा बनाया है। इंडियन इकोनॉमी एज अ होल, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमें क्या मिला, सही बात है हमें क्या मिला, लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी में कुछ तो इसका बेनिफिट ही आया है, नुकसान खास हुआ नहीं है। हाँ, लॉन्ग टेन्योर में, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इसके नुकसान दुनिया भर को होंगे और इंडिया को भी होगा। तो जाहिर सी बात है सब चाहेंगे ये जंग खत्म हो, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें कुछ खास मिलने नहीं वाला इस जंग के होने या ना होने से। जैसा जयशंकर जी ने कहा था ना कि यूरोप को लगता है उनकी समस्या दुनिया की समस्या है, ऐसा नहीं है, वो उनकी समस्या है, उन्हीं को निपटना है, उन्हीं को सोल्यूशन लाना है। हाँ, इसमें अगर कुछ सकारात्मक तरीके से इंडिया प्ले कर सकता है रोल तो उसको जरूर प्ले करना चाहिए। आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो जल्दी से जाएं, जाके डाउनलोड करें। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 7,999 में कोर्स है, जल्दी से एनरोल करें। पीएसआईआर ऑप्शनल भी है, वेज कर लेकर के आ रहे हैं, 15 अगस्त से बैच स्टार्ट है, मेक श्योर इसका हिस्सा बने। हिस्ट्री ऑप्शनल भी दोस्तों रिंकू मैम ला रही हैं, एक अगर आप देखें तो 15 अगस्त से ये बैच भी स्टार्ट है, 7,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रहा है। साथ साथ एंथ्रो ऑप्शनल भी आपके लिए लेकर के आए हैं, 15 अगस्त से ये बैच भी स्टार्ट होगा। कौन से फैकल्टी लेंगे जल्दी अनवील करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। इसके सिवा बोध बैच भी है दोस्तों, वापस याद कीजिएगा, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास मिलेंगे। 10 मेंस की टेस्ट सीरीज, 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको मिल रहे हैं। सिलेबस का व्यापक कवरेज है, टॉपर्स की द्वारा कक्षाएं हैं, सुनियोजित कार्यक्रम है, मेंस मेंटरशिप है, और साथ साथ अगर आप देखें तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए भी आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। हमारी टीम है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, इनके साथ जरूर जुड़िए, पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।